दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को लेकर आए हैं। इनमें से एक प्रश्न आपको एनटीपीसी और बीपीएससी कम से कम एक प्रश्न तो आपको केमिस्ट्री से देखने को मिलेगा। वैसे केमिस्ट्री से पीसीएस में 4 से 5 क्वेश्चन बहुत हो गया, इससे अधिक नहीं पूछता है। तो इस 4 से 5 क्वेश्चन एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, एंटासिड होते हैं। ऑप्शन ए भस्म, बी अम्ल, सी लवण और डी बफर। तो एंटासिड जो होते हैं ये भस्म होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एंटासिड बेस होते हैं, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट अवयवों से मिलकर बने होते हैं। इसका उपयोग औषधि के रूप में पेट में बने ज़्यादा एसिड को कम करने या उससे बनने से रोकने में किया जाता है। एंटासिड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एंटासिड का प्रयोग जो है औषधि के रूप में किया जाता है। कहाँ? तो पेट में जो गैस बनता है, एसिड जो बनता है उसको कम करने या उसे बनने से रोकने में एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। एंटासिड क्या है? तो एंटासिड भस्म है। नेक्स्ट, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। एक्वारेजिया किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो एक्वारेजिया नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक्वारेजिया जो है जो सुनार के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है उसमें क्या मिला रहता है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर यह बनाया जाता है। अम्लराज या एक्वारेजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का मिश्रण है। यह अत्यंत संक्षारक अम्ल है। इसे अम्लराज या एक्वारेजिया नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को भी गिरा देता है। इसका उपयोग, किसका उपयोग? तो एक्वारेजिया का जो उपयोग है यह स्वर्णकार द्वारा आभूषणों को बनाते समय किया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो सीधा पूछिए कि एक्वारेजिया का उपयोग कौन करता है? तो स्वर्णकार करते हैं। क्यों करते हैं? तो धातुओं को गलाने के लिए, धातुओं को बनाने के लिए। और एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है एक्वारेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर बी किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। सी भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक। डी दूध की शुद्धता पर परखने का मूल्यांक। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है पीएच मान। यह आप याद रखेंगे। पीएच मान एक संख्या होती है जिससे पदार्थों की अम्लीयता तथा क्षारीयता को व्यक्त किया जाता है। इसका मान 0 से लेकर 14 के मध्य होता है। कितना से कितना? तो 0 से लेकर 14 के मध्य इसका मान होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं, जिसका मान 7 होता है वे उदासीन होते हैं, और जिसका मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। यह भी आप याद रखेंगे। पीएच मान को द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों H+ की गतिविधियों के साथ सहलघुगणक के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यह भी आप याद रखेंगे। तो पीएच मान क्या है? तो पीएच मान हम बताएंगे किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है। मतलब यह दर्शाता है कि वह अम्लीय है या क्षारीय है। तो 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, और 7 होगा तो उदासीन। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है मतलब उदासीन, या विलयन मतलब या वर्षा का जो पानी होता है वह शुद्ध जल होता है और उसका पीएच मान 7 तो वह उदासीन हुआ है। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन। ऑप्शन में डी ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों, क्योंकि शुद्ध पानी, वर्षा की पानी को शुद्ध पानी माना गया है और शुद्ध पानी का पीएच मान भी 7 होता है, और उदासीन विलयन जो है इसका भी मान जो है यह 7 होता है। तो उदासीन विलयन का मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः इसका पीएच मान भी 7 होगा क्योंकि वर्षा के पानी को शुद्ध जल कहा गया है। यह आप याद। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ए और बी इसका दोनों आंसर होगा। नेक्स्ट, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का पीएच मान होगा। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलयन का पीएच मान होगा। तो याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 7 से अधिक। वह विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षारीय होता है, और जो क्षारीय होगा उसका पीएच मान जो है वह 7 से अधिक होगा। वह विलयन जो नीले लिटमस को लाल करे, यहाँ पर क्या है
लाल लिटमस को नीला, तो लाल को नीला करता है तो क्षारीय होगा, और नीला को जो लाल कर देता है वो अम्लीय होता है। अम्लीय होगा मतलब क्या, उसका पीएच मान 7 से कम होगा। क्षारीय होगा मतलब क्या, उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछा है कि लाल लिटमस को नीला करता है, जो लाल को नीला करता है वो होता है क्षारीय, तो क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 7 से अधिक। वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, तथा 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन क्षारीय होते हैं। तो प्रश्नानुसार विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो यह याद रखेंगे यह क्षारीय विलयन है, जिस कारण से इसका पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा। यह आप यहां से याद रखेंगे। नेक्स्ट, आयोडीन कृत लवण में क्या होता है। आयोडीन कृत जो है उस लवण में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए मुक्त आयोडीन, बी कैल्शियम आयोडाइड, सी मैग्नीशियम आयोडाइड, डी पोटेशियम आयोडाइड। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आयोडीन कृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड होता है। पोटेशियम आयोडाइड संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण टेबल सॉल्ट के समान होता है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीनीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग किया जाता है आयोडीनीकृत लवण बनाने में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो आयोडीनीकृत लवण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है। ऑप्शन ए एक ऑक्सीकारक है, ऑप्शन बी क्षारीय है, ऑप्शन सी अम्लीय है, ऑप्शन डी एक अपचायक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अम्लीय प्रकृति का। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। जल मतलब H2O में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति एसिडिक नेचर का होता है। सोडा वाटर में अधिक प्रेशर पर गैस घुला रहता है। सोडा वाटर में अधिक प्रेशर पर जो है वह गैस क्या होता है, वह घुला रहता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन ए सोरे का अम्ल, बी गंधक का अम्ल, सी नमक का अम्ल, और ऑप्शन नंबर डी इज उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, नमक का अम्ल। नमक के अम्ल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोरे के अम्ल को क्या बोलते हैं हम लोग, तो नाइट्रिक एसिड। गंधक के अम्ल को क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड। और नमक का अम्ल मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से बनता है। इसके अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। तो किसके अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से बनता है, जिस कारण से इसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। तो नमक का अम्ल जो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में, कांच में, मिट्टी तेल में, सीमेंट में। तो ऑक्सीजन जो है वह केरोसिन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑक्सीजन केरोसिन में अनुपस्थित रहता है। प्रश्न में विकल्प में जो दिया गया केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। यहाँ ध्यान देना है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक के बने होते हैं। ध्यान देना है कि हाइड्रोकार्बन जो है वह केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक के बने होते हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं हम लोग। नीला थोथा क्या है, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो नीला थोथा क्या है, नीला थोथा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, नीला थोथा कॉपर एवं सल्फेट का एक यौगिक है। इसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2O नीला थोथा का कॉपर सल्फेट का। तो यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। बीपीएससी के द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत 67वीं बीपीएससी का एडवर्टीजमेंट जुलाई 2021 में निकाला जाएगा और प्री एग्ज़ाम उसका अक्टूबर 2021 में लिया जाएगा। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो अभी 66वीं होने वाला 27 दिसंबर 2020 को 67वीं बीपीएससी के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए आप लोग लगातार मेहनत कीजिए और तैयारी करते रहिए।
इस बार भी मौका नहीं चूकना चाहिए, लेकिन इससे थकना नहीं है। नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, आगे आने वाले वैकेंसी है उसके लिए जम के मेहनत कीजिए। खास करके जो नए छात्र हैं वो घबराए नहीं, वे नए एग्ज़ाम के लिए, वे 2021 के लिए अपने प्रिपरेशन को तैयारी करें और ज़ोर से अभी से ही तैयारी शुरू कर दें। और अभी उनके पास लंबा समय है, यह मत सोचिए कि मेरे पास लंबा समय है। उनको यह सोचना है कि मेरे पास 180 दिन है और टारगेट करके चलेंगे कि 180 दिन में हमें सारे सब्जेक्ट को ख़त्म करना है। और जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में जो समय बचेगा उसमें वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, तो उनका रिजल्ट कोई नहीं रोकने वाला है 67वीं बीपीएससी में। तो इस कारण से लगातार मेहनत कीजिए, लगे रहिए और अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।